एक बहुत ही खूबसूरत राज्य में, जहां हरे भरे जंगल और चमकते हुए तालाब हर तरफ फैले हुए थे, एक रात का समय था। सुंदर नगरी राज्य के राजा सूर्यदेव अपने राजसी कक्ष में गहरी और आराम की नींद सो रहे थे। चारों तरफ महल की मजबूत दीवारें और सशस्त्र प्रहरियों की निगरानी थी, जो किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक एक हल्की सी आहट ने राजा की नींद तोड़ दी। उनकी आंखें खुल गईं और वे तेजी से उठकर बैठ गए। उनके बिस्तर के ठीक पास एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में चमचमाती तलवार थी। और तुम मेरे कक्ष में कैसे घुसे? राजा सूर्यदेव ने गर्जना करते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, वो नकाबपोश व्यक्ति तेजी से भाग गया। राजा सूर्यदेव अपने कक्ष से दौड़ते हुए बाहर निकले और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे में उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से ही मेरे कक्ष में घुसा था, उन्होंने सोचा। या तो वो मेरे किसी शत्रु द्वारा भेजा गया कोई घुसपैठिया है, जो महल की सुरक्षा को भेद कर यहां तक पहुंचा, या फिर मेरा ही कोई अपना, जो छुपा हुआ दुश्मन बन गया है। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ राजा सूर्यदेव अपने भव्य दरबार में पहुंचे। वहां उनके विश्वसनीय मंत्री अमित पहले से ही मौजूद थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री अमित, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में घुस आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, वो भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या का इरादा रखता था। ये सुनकर मंत्री अमित बुरी तरह चौंक पड़े। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई बाहरी व्यक्ति इसे भेद कर अंदर नहीं घुस सकता। हो सकता है यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो। राजा सूर्यदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। मंत्री अमित ने आगे कहा, महाराज, कल रात मैंने आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार आरव को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। यह सुनते ही राजा सूर्यदेव के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। वे तुरंत उठे और अपनी पत्नी रानी कमला के कक्ष की ओर चले गए। रानी कमला ने राजा के चेहरे पर क्रोध देखकर पूछा, क्या हुआ? आपके चेहरे पर यह क्रोध कैसा? राजा सूर्यदेव ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा, मंत्री ने बताया कि आरव कल रात मेरे कक्ष के आसपास घूम रहा था। रानी ने पूछा, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वो नकाबपोश आपका पुत्र राजकुमार आरव था? हालात यही इशारा कर रहे हैं, राजा ने कहा। वैसे भी मेरा सबसे छोटा पुत्र आरव किसी कामदेह का नहीं है। जब से वो पैदा हुआ है, तब से वो मेरे लिए केवल मुसीबत ही बना रहा है। तभी वहां राजकुमार आरव के दो बड़े भाई राजकुमार विक्रम और राजकुमार राहुल आ पहुंचे। वे दोनों सूर्यदेव के बड़े बेटे थे। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, मंत्री ने बताया कि कल आपके कक्ष में कोई तलवारबाज घुसा था। क्या उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? क्या आप जानते हैं वह कौन था? राजा ने कहा, मेरे वीर पुत्रों, अगर मैंने उसे ठीक से देख लिया होता तो वह अब तक जीवित नहीं होता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह भाग गया। आपको किस पर शक है पिताजी? विक्रम ने पूछा। मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है कि यह घटिया काम मेरे पुत्र राजकुमार आरव के अलावा कोई और नहीं कर सकता। राजा ने गुस्से से कहा, जाओ, जाकर राजकुमार आरव को महल के राज दरबार में लेकर आओ। आज हम कोई कड़ा फैसला करके रहेंगे। इतना कहकर राजा सूर्यदेव गुस्से से कक्ष से बाहर निकल गए। इधर राजा सूर्यदेव का छोटा बेटा आरव महल के हरे भरे बगीचे में बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा। उसकी आंखें दूर किसी अनजान दिशा में टिकी हुई थी। तभी उसके दो बड़े भाई वहां पहुंचे। आरव, तुम यहां बैठे हो। पिताजी कितने गुस्से में है। उन्होंने तुम्हें तुरंत महल के राज दरबार में बुलाया है, राहुल ने कहा। आरव ने पूछा, आखिर पिताजी गुस्से में क्यों है और उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया है? राहुल ने सारी घटना बताते हुए कहा, आरव, पिताजी के ऊपर कल रात किसी ने हमले का प्रयास किया। अच्छा हुआ कि उनकी आंख खुल गई और उन्हें शक है कि वो नकाबपोश तुम थे। ये सुनकर आरव बुरी तरह चौंक पड़ा। पिताजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वो ऐसा बेवजह नहीं सोच रहे। विक्रम ने कहा, मंत्री अमित ने उन्हें बताया
कि कल रात पिताजी के कक्ष के आसपास उन्होंने तुम्हें टहलते हुए देखा था। आरव ने स्वीकार किया, ये सच है कि मैं पिताजी के कक्ष में रात में गया था, लेकिन मैं उन्हें केवल देखने के लिए गया था। देखने के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है? राहुल ने पूछा। तुम सब तो जानते हो कि जब मैं छोटा था तब पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे। मुझे आज भी याद है, वे मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मगर कुछ वर्षों से पता नहीं क्यों अचानक पिताजी को मुझसे नफरत हो गई। वे मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे दिल में अपने पिता के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। जब पिताजी रात में सो जाते हैं तो मैं अक्सर उनके कक्ष में जाकर घंटों उन्हें देखता रहता हूं, और कल रात भी मैं वही करने गया था। वो सब तो मुझे नहीं पता, राहुल ने कहा, लेकिन तुम्हें अभी इसी समय राजमहल के दरबार में पहुंचना होगा। कुछ ही देर में आरव राजमहल के दरबार में अपने पिता राजा सूर्यदेव के सामने खड़ा था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी की नजरें आरव पर टिकी थी। राजा सूर्यदेव ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी आरव, कि तुम अपने ही पिता की हत्या का प्रयास करोगे। क्या तुम कल रात मेरे कक्ष के आसपास नहीं मंडरा रहे थे? पिताजी, यह सच है कि मैं आपके कक्ष में कल रात गया था, आरव ने कहा, लेकिन मैं कल रात ही नहीं बल्कि हर रात आपके कक्ष में जाता हूं, क्योंकि मैं आपको देखे बगैर सो नहीं सकता। बकवास बंद करो, आरव, राजा ने चिल्लाते हुए कहा। सच तो यह है कि तुम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक हो। आरव, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने राज्य से, अपने वंश से बेदखल करता हूं। आज से तुम आम प्रजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। जाओ, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे कदमों से राजमहल से बाहर निकल गया। महल से बहुत दूर जाकर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर वह रोते हुए अपने आप से बोला, यह तो बिल्कुल सही न्याय नहीं हुआ। पिताजी, हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपने मुझे राजमहल से बेदखल कर दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे अपने वंश से ही बेदखल कर दिया। लेकिन मैं फिर भी आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं आज से अपना जीवन आम इंसानों की तरह व्यतीत करूंगा। कुछ देर बाद आरव को भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, उसने सोचा। अब मैं कोई राजकुमार तो नहीं हूं। रोटी कमाने के लिए मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमार आरव ने आम इंसानों के कपड़े पहने और एक खेत की ओर चला गया। वहां खेत के मालिक से बोला, मैं यहां से आया हूं, मुझे काम की तलाश है। खेत का मालिक आरव को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल तो महाराज के सबसे छोटे पुत्र से बहुत अधिक मिल रही है। तभी खेत के मालिक के बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो? वो तो राजकुमार है, वो भला तुम्हारे खेत में काम करने आएंगे? मूर्ख हो गए हो क्या? सही कह रहे हो तुम, मालिक ने कहा, मेरी ही बुद्धि मारी गई है। इतना बोलकर वो आरव से बोला, जाओ, जाकर खेत में मिट्टी खोदने का काम करो। राजकुमार आरव ने पूरी मेहनत से सुबह से शाम तक खेत में मिट्टी खोदी। शाम को खेत के मालिक ने कुछ मुद्राएं देकर आरव को विदा कर दिया। मुद्राएं देखकर आरव अपने आप से बोला, यह तो केवल इतनी ही मुद्राएं हैं जिससे मैं केवल 2 रोटी खरीद सकता हूं। अब मुझे पता लगा कि आम प्रजा कितनी मेहनत करके अपने लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाती है। आरव 2 रोटियां खरीदकर उसी पेड़ के पास आ पहुंचा जहां वह सुबह बैठा था। वो रोटी खाने ही वाला था कि तभी एक गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति वहां आ पहुंचा और आरव से बोला, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाने के लिए रोटी दे सकते हो? मेरे पास केवल 2 रोटियां हैं, आरव ने कहा, इसमें से एक तुम ले लो, एक मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लेता हूं। नहीं, मैं 2 रोटी खाता हूं, व्यक्ति ने कहा, एक रोटी से मेरे पेट की भूख नहीं मिटेगी, तुम मुझे अपनी दोनों रोटियां दे दो। अगर मेरी दोनों रोटियां खाकर तुम्हारे पेट की भूख शांत हो सकती है तो ये तुम खा लो, आरव ने कहा और रोटियां दे दी। आरव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गंदा व्यक्ति एक साधु में परिवर्तित हो गया। साधु आश्चर्य और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए आरव से बोले, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तपस्या करता हूं। सुबह जब तुम अकेले में बातें कर रहे थे तब मैं पेड़ के पीछे से तुम्हारी बात सुन रहा था।
मैं जानता हूं कि तुम राजा सूर्यदेव के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार आरव हो। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति इंसानियत है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए। अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, साधु महाराज, आरव ने कहा। मैं केवल एक आम व्यक्ति हूं। नहीं, तुम ही असली राजकुमार हो, और तुम ही अगले राजा बनोगे, साधु ने कहा। लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। साधु महाराज, जब आपने सुबह सब कुछ सुना ही था तो आप जान गए होंगे कि मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, साधु ने रहस्य खोलते हुए कहा। हाँ, काला जादू। उसी काले जादू के असर से तुम्हारे पिता अचानक तुम्हें नापसंद करने लगे। हालांकि पहले वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर व्यापारियों की नगरी है, जिसे व्यापार नगरी कहा जाता है। तुम वहां पर चले जाओ। तुम्हें वहां पर दो व्यक्ति बातें करते हुए मिलेंगे, अपने सपने के बारे में। पहला व्यक्ति अपने सपने के बारे में जो कुछ भी बताएगा, उसका सपना सत्य होगा। तुम उसके सपने में बताए हुए स्थान पर चले जाना। साधु के कहने के मुताबिक आरव व्यापार नगरी की ओर चल दिया। वो रात भर घनी झाड़ियों को पार करता हुआ सुबह तक व्यापार नगरी के पास पहुंच गया। आरव थक कर चूर हो चुका था। उसने देखा कि व्यापार नगरी की सीमा पर दो व्यक्ति सो रहे थे। आरव उनके सामने स्थित पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने के लिए लेटा ही था कि तभी वे दो व्यक्ति उठ गए। एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दूसरे से बोला, तुझे पता है, मैंने अजीब सपना देखा। कैसा सपना? दूसरे ने पूछा। मैंने सपने में देखा कि यहां से कुछ दूर जंगल में एक तालाब है। वहां पर एक परी स्नान कर रही थी। मैंने उस परी के कंगन उठा लिए, और जब वो परी स्नान करके बाहर आई तो मुझसे अपने कंगन मांगने लगी, मगर मैंने इनकार कर दिया। परी ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें ऐसी अनमोल वस्तु दूंगी जिससे तुम मीलों का सफर चुटकियों में तय कर सकते हो। ये सुनकर आरव बुरी तरह चौंक पड़ा और सोचते हुए बोला, साधु महाराज ने कहा था कि पहला व्यक्ति जो सपना बताएगा वही सत्य होगा। इसका मतलब यह है कि पहले व्यक्ति के हिसाब से आगे कोई वास्तव में तालाब मौजूद है। आरव तुरंत वहां से जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर के बाद उसे एक रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ तालाब नजर आया। आरव ने देखा कि एक सुंदर स्त्री तालाब के अंदर स्नान कर रही थी। तभी आरव की नजर झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों पर बड़े ही सुंदर कंगन रखे हुए थे। आरव ने उस सुंदर कंगन को जैसे ही उठाया, तभी वो स्त्री तालाब से बाहर आकर आरव से बोली, कंगन है, तुम मेरी कंगन मुझे वापस कर दो। इसके बदले में तुम्हें एक ऐसा सोने का जादुई घोड़ा दूंगी जो हमेशा तुम्हारा कहना मानेगा और तुम्हें चुटकियों में कहीं भी पहुंचा देगा। तो फिर मुझे वो घोड़ा दे दो, आरव ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा कंगन वापस कर दूंगा। आरव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर एक घोड़ा प्रकट हो गया जो पूरा सोने का था। उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ, परी ने कहा, और ये घोड़ा तुम्हारा ही आदेश मानेगा। लाओ, मेरी कंगन मुझे वापस कर दो। आरव ने उस परी के कंगन उसे वापस कर दिए। कंगन वापस करते ही परी वहां से गायब हो गई। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। आरव, अब तुम्हें अवंतीपुरी जाना है, साधु ने कहा। वहां पर और भी राजकुमार बैठे हुए हैं। राजा वीरसेन ने एक अनोखी शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जो भी उसकी खानदानी अंगूठी, जो कि नीले पहाड़ के ऊपर एक राक्षस के पास है, उस अंगूठी को जो भी राजकुमार लाकर राजकुमारी रिया को पहनाएगा, वो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से करेगा और अपना राज्य भी उसे ही सौंप देगा। तुम्हारे पास ये जादुई घोड़ा है। तुम इसी घोड़े की मदद से आसानी से उस राक्षस से अंगूठी को छीन कर ला सकते हो, क्योंकि वो राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इस घोड़े से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, और वो नीले पहाड़ से नीचे कभी नहीं उतर सकता। साधु की बात सुनकर आरव तुरंत उस जादुई घोड़े पर बैठ गया। अचानक ही वो घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ चला और सीधे अवंतीपुरी पहुंच गया। वहां राजा वीरसेन ने पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम आरव है, आरव ने कहा। मैं सुंदर नगरी राज्य के महाराज राजा सूर्यदेव का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं।
मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी राजकुमार से करूंगा जो मेरी खानदानी अंगूठी को नीले पहाड़ के राक्षस के इलाके से लाकर मेरी पुत्री को पहनाएगा। राजा वीरसेन ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं तो वो राक्षस नीले पहाड़ से नीचे नहीं उतरता। आरव ने पूछा, तो फिर आपकी खानदानी अंगूठी उस राक्षस के पास क्या कर रही है? बरसों पहले हमारे पिता हमारी मां को नीले पहाड़ पर घुमाने के लिए ले गए थे, राजा ने बताया, और वो अंगूठी वहीं गिर गई थी। हमारे पिता ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कुछ समय बाद पता लगा कि वो अंगूठी एक राक्षस उठाकर ले गया है। वो अंगूठी चमत्कारी अंगूठी थी जिसे एक साधु ने भेंट की थी। उस अंगूठी के बगैर हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। उसके बगैर अगर हमारी पुत्री किसी से भी विवाह करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि हम अंगूठी लाने वाले को अपना राज्य भी दे देंगे। आप यहीं रुकिए, आरव ने कहा। महाराज, मैं कुछ ही क्षणों में अंगूठी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर आरव अपने जादुई सोने के घोड़े से बोला, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर महाराज वीरसेन की खानदानी अंगूठी मौजूद है। अचानक जादुई सोने का घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल आरव ने अपने घोड़े सहित स्वयं को नीले पहाड़ पर पाया, जहां पर अंगूठी एक चट्टान पर रखी हुई थी और एक राक्षस उस अंगूठी के पास बैठा हुआ था। आरव ने तुरंत उस अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी को उठाते ही वो राक्षस आरव की ओर देखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अंगूठी को उठाने की? तेरा घोड़ा मुझसे अधिक तेज नहीं भाग सकता। मेरी रफ्तार का तुझे अंदाजा नहीं है। मगर अगले ही पल आरव रंग बिरंगी किरणों के साथ घोड़े सहित वहां से गायब हो गया और तुरंत राजा वीरसेन के पास पहुंच गया। आरव के हाथ में सोने की अपनी खानदानी अंगूठी देखकर राजा वीरसेन प्रसन्न होते हुए बोले, तुमने तो वहां कारनामा कर दिखाया जो बड़े से बड़े वीर भी नहीं कर सके। रिया ने तुरंत वरमाला आरव के गले में डाल दी। तभी वहां पर साधु प्रकट हो गया और आरव से बोला, तुम्हें अपनी पत्नी रिया को लेकर अभी इसी समय अपने महल में जाना होगा। वहां पर तुम्हारे दोनों भाई पिता के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों ने फिर से अपने पिता की हत्या की योजना बनाई है। यह सुनकर आरव पूरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आरव, साधु ने कहा। कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता के कक्ष में जो तलवारबाज आया था वो उनकी हत्या के इरादे से ही आया था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई राजकुमार विक्रम है। तुम्हारे दोनों भाई गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाला वही साधु है, कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मंत्री अमित है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई उसके बहकावे में इसलिए आ गए क्योंकि वह तुमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे। तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों को डर था कि कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें ही राजा घोषित ना कर दे। मगर तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी इस बात को नहीं जानते कि मंत्री अमित की नजर भी उनसे पहले राज्य की गद्दी पर है। जैसे ही तुम्हारे पिता राजा सूर्यदेव मारे जाएंगे, मंत्री अमित तुरंत तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मरवाकर राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। मैं तुम्हें कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता क्योंकि मैं सांसारिक बातों में दखल नहीं देता, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही पसंद आया। देर मत करो, जैसे ही तुम महल में पहुंचो तुम्हारी पत्नी रिया के हाथों में अंगूठी चमकने लगेगी। इस अंगूठी की खासियत यह है कि इसकी किरणें हर उस मनुष्य पर पड़ने लगती है जिस मनुष्य के ऊपर काला जादू किया गया होता है। इसकी किरणें पड़ते ही तुम्हारे पिता के ऊपर से काला जादू समाप्त हो जाएगा और वह तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। की बात सुनकर रिया तुरंत आरव के घोड़े पर बैठ गई और घोड़ा तुरंत वहां से गायब हो गया। अगले ही पल आरव अपनी पत्नी के साथ अचानक से अपने महल पहुंचा, जहां पर राजा सूर्यदेव अपने दो बड़े बेटों के साथ बैठा हुआ था। अचानक से महल के अंदर सोने का घोड़ा और उस पर सवार आरव और एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा सूर्यदेव बुरी तरह चौंक पड़े। आरव अपनी पत्नी के साथ घोड़े से नीचे उतर गया। अचानक उसकी पत्नी की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजा सूर्यदेव के चेहरे पर पड़ने लगी। अगले ही पल राजा सूर्यदेव को ऐसा महसूस होने लगा मानो कि उसके शरीर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। आरव तुरंत अपने पिता से बोला,
पिताजी, कुछ दिन पहले जो तलवारबाज आपके कक्ष में आया था, वो तलवारबाज नहीं बल्कि बड़े भैया विक्रम थे। इतना बोलकर आरव अपने पिता को सारी घटना बताने लगा। तभी वहां पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गया और राजा सूर्यदेव से बोला, तुम्हारा पुत्र सही कह रहा है। राजा सूर्यदेव गुस्से से अपने मंत्री अमित और अपने दोनों बड़े पुत्रों को देखने लगे। हुआ राजा से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल मैं आपके दोनों बेटों से आपकी हत्या करवाना चाहता था और स्वयं राजा बनकर जीवन बिताना चाहता था। आपके दोनों बड़े बेटों को मैंने ही एक तांत्रिक के पास भेजा था और आपके ऊपर काला जादू करवा दिया था कि आप अपने सबसे छोटे पुत्र आरव से नफरत करने लगे, क्योंकि आरव अपने दोनों बड़े भाइयों से अधिक बलवान और चतुर था। उसके रहते मैं आपकी हत्या नहीं करवा सकता था। लेकिन एक सच यह भी है महाराज कि आपके दोनों पुत्र आपके छोटे पुत्र से शुरू से ही नफरत करते आए हैं। यह सुनते ही राजा सूर्यदेव ने मंत्री अमित और अपने दोनों बड़े बेटों को कारागार में डलवा दिया। आरव दोनों राज्यों का राजा बन गया और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।